पता नहीं कैसी चरित्रहीन औरत है, कुछ पता नहीं है। सच संवरकर तो ऐसे रहती है मानो कोई बहुत बड़ी पतिव्रता औरत हो, पर आज तक हम लोगों ने उसके पति को नहीं देखा है। पता नहीं ये कैसी औरत हमारी सोसाइटी में रहने आ गई है, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्गों बच्चों को बर्बाद कर रही है। सोसाइटी की कुछ मुफ्त औरतें अक्सर अर्चना को देखकर ऐसे ही तीखे शब्दों का बौछार करती रहती थी, पर अर्चना उन सब की बात सुनकर भी अनसुना कर देती थी। पर आज तो उसके साथ ऐसा हुआ जो वो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल अर्चना आज सोसाइटी के बड़े बुजुर्गों के लिए झील के किनारे घूमने का प्लान बनाया था, इसलिए सुबह सुबह बस सोसाइटी के गेट पर आकर खड़ी हो गई। सोसाइटी के सभी बुजुर्ग अत्यंत उत्साहित थे। अर्चना आज सोसाइटी के सभी बड़े बुजुर्गों को एक झील के किनारे पिकनिक पर ले जाने वाली थी। वैसे तो अर्चना को इस सोसाइटी में आए अभी कुछ ही महीने हुए थे, किंतु इन कुछ महीनों में वे सबकी प्रिय बन गई थी। वे सदा किसी की भी मदद करने के लिए तत्पर रहती थी, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खेल कूद हो, किसी की रसोई में मदद या फिर किसी की बीमारी में सेवा करना। वे निस्वार्थ भाव से सदा आगे रहती थी। ऐसा करने में उसे बहुत खुशी मिलती थी। अपने इसी निस्वार्थ मिलनसार व्यवहार से उसने बहुत कम समय में सबके हृदय में अपनी जगह बना ली थी। सोसाइटी की औरतों से भी उसकी अच्छी जान पहचान हो गई थी, पर वे सभी औरतें अर्चना के सामने तो उसके साथ मिलनसार होने का ढोंग करती थी, किंतु उसके पीठ पीछे वो उसके लिए एक कौतूहल भरा प्रश्न चिन्ह बन जाती थी। उसकी जिज्ञासा का विषय था उसका निजी जीवन, उसका अकेले रहना और उसका लाल रंग अर्थात उसकी मांग में भरा लाल रंग, माथे पे लाल बड़ी सी बिंदिया और उसके हाथों में लाल रंग की चूड़ियां थी। वे अक्सर अपने इसी प्रश्नों के उत्तर तलाशने का प्रयास करती रहती थी। अर्चना इन औरतों की जिज्ञासा, उनका उसे टेढ़ी नजरों से देखना और पीठ पीछे बात करना, उसके विषय में बातें करना, इन सब से भली भांति परिचित थी, किंतु वे हमेशा इन सब चीजों को नजरअंदाज करके अपने जीवन में मस्त रहती थी। आज बुजुर्गों के लिए भी प्रोग्राम उसने सबके सर्वसम्मति से बनाया था। सभी को इस बात की खुशी थी कि घर के सभी बुजुर्ग घूम कर आएंगे। उसने सभी बुजुर्गों की सुविधा अनुसार बस में व्यवस्था कर ली थी। नियत समय तक धीरे धीरे सभी बुजुर्ग बस में आकर बैठ चुके थे। बस उसके सामने के फ्लैट वाले शर्मा अंकल अभी तक नहीं आए थे। शर्मा अंकल को तो घूमने की सबसे ज्यादा इच्छा थी और सबसे ज्यादा वे ही उत्साहित थे। फिर अभी तक आए क्यों नहीं, उनकी तबीयत तो ठीक है ना। ऐसा सोचकर अर्चना बोलती है, चलो मैं ही उन्हें बुला लाती हूँ। पर मन ही मन सोचते हुए वे उनके घर उन्हें बुलाने चली जाती है। दरवाजा नॉक किया तो शर्मा अंकल की बहू ने दरवाजा खोला, जिसे देखकर अर्चना हाथ जोड़कर नमस्ते भाभी किया और फिर विनम्रतापूर्वक उनकी बहू से पूछी, वो शर्मा अंकल की तबीयत ठीक है ना भाभी? हाँ ठीक है, क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? उनकी बहू ने अत्यंत बेरुखी से उत्तर दिया। शर्मा अंकल की बहू के रूखे शब्द सुनकर भी अर्चना शालीनता भरे लहजे में कहती है, वो दरअसल अंकल अभी तक आए नहीं थे ना, और जाने के लिए सब उनका ही इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आई। बाबूजी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, शर्मा जी की बहू अनमने लहजे में फिर से कहती है, जिससे सुनकर अर्चना को कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए फिर से कहती है, क्यों बाबू, क्यों भाभी, क्या हुआ? देखिए आप बेफिक्र रहिए भाभी, मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी।
हमारे साथ हमारी पूरी टीम जाती है, जिसमें डॉक्टर भी होते हैं। सभी के खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा जाता है, इसलिए निश्चिंत होकर आप उन्हें जाने दीजिए भाभी। बस कह दिया ना कि वह तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, भाभी चिढ़ते हुए अर्चना को जवाब देती। बार बार ना सुनकर अर्चना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शर्मा अंकल की बहू उन्हें जाने से क्यों रोक रही है। बस कारण जानने की जिज्ञासा की वजह से अर्चना फिर से भाभी को कहती, पर क्यों भाभी, आखिर बात क्या है? देखो अर्चना, हमें इसी समाज में रहना है और हम नहीं चाहते हैं कि भविष्य में बातें बने। आप कहना क्या चाहती है भाभी? जो भी है साफ साफ बोलिए भाभी, अर्चना पहेलियों वाले सवाल सुनकर भाभी से कहती है। देखो अर्चना, एक तो तुम अकेले रहती और ऊपर से तुम्हारा ये सजना संवरना। कहते कहते फिर से शर्मा अंकल की बहू रुक जाती है, जिसे सुनकर अर्चना को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, क्यों भाभी, अकेले रहना कोई अपराध है क्या? अपराध अकेले रहने में नहीं है अर्चना, बल्कि तुम्हारा इस तरह अकेले रहने में। तुम्हारा ये लाल रंग का श्रृंगार, ये साज सज्जा हम औरतों को कुछ अच्छा नहीं लगता। और ऊपर से आज तक तुम्हारे पति को, तुम्हारे परिवार को किसी ने देखा तक नहीं। और तुम, कहीं तुम वो तो नहीं? कहते कहते शर्मा जी की बहू चुप हो जाती है। माफ कीजिए भाभी, आप मेरे चरित्र पर उंगली उठा रही। पति और परिवार का साथ होना या ना होना किसी के चरित्र को परिभाषित नहीं करता है। और लाल रंग तो प्रेम का प्रतीक होता है। ये मेरे और मेरे पति के प्यार का रंग का है, मेरे सुरक्षा कवच। ऐसा कहते कहते अर्चना की आंखों के कोर गीले हो जाते हैं और मन ही मन अपने व्याथा पर दुख होता है। पर आज अगर वो चुप हो गई तो उसके चरित्र पर हमेशा हमेशा के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाता। बस इसी वजह से आज वो अपने बारे में शर्मा जी की बहू को बताने का निश्चय करती है। फिर अपने आंसुओं को पोंछकर कहती है, भाभी आज मैं अपने विषय में आपको बता देती हूँ, ताकि आपके जिज्ञासा पर हमेशा हमेशा के लिए विराम लग जाए। मेरे पति आर्मी में ऑफिसर थे। सबकी रजाबंदी से हमारी उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। पर शादी के कुछ ही महीनों बाद उन्हें उनके कैंप से बुलावा आया कि उन्हें तुरंत श्रीनगर बॉर्डर पर ज्वाइन करना है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान सीमा पर हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। मन तो नहीं था उनका और मेरा एक दूसरे से दूर जाने का, पर देश पर खुद को निछावर करने का प्रण मेरे पति ने मुझसे मिलने से पहले ही ले रखे थे, तो उन्हें जाना ही था। पर उन्होंने जाते जाते मुझसे जल्द से जल्द मिलने का वादा करके गए थे। मैं भी पुनः मिलन की आस लिए उन्हें हंसी खुशी विदा किया, क्योंकि मुझे वहां के हालात के बारे में कुछ भी नहीं पता था। खैर, उन्हें जाने के 3 दिन बाद ही मुझे खबर मिला कि वो सीमा पर दुश्मनों से लड़ने गए थे और लड़ते लड़ते अपने देश के लिए शहीद हो गए। मेरे पति का ऐसे जाना मेरे सास ससुर को यह सदमा बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं उनके लिए मनहूस, इसलिए वे अपने बेटे को खो दिए। बस उसी दिन से मेरे सास ससुर मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगे, बात बात पर ताने देने लगे और यह आदत बन गई थी उनकी। इसके साथ साथ मुझे कभी बाज तो कभी मनहूस कहकर मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। बस इस तरह वे एक दिन मुझे सदा सदा के लिए ससुराल से विदा कर दिए। ससुराल से निकल जाने के बाद मैं अपने जीवन में काफी चुनौतियों का सामना किया, पर फिर भी मैंने जीना नहीं छोड़ा। मैं अपने पति के कदमों पर चलना चाहती थी। वे सदैव अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहते थे और ये देश प्रेम और सेवा भाव मैंने उन्हीं से सीखा था। भाभी, मैं सीमा पर जाकर लड़ तो नहीं सकती, किंतु दूसरों की मदद करके और बुजुर्गों के साथ रहकर कुछ प्रकार की सेवा तो कर ही सकती हूँ। जितना मुझसे संभव हो सकता है मैं देश के लिए अपना योगदान देती रहूं।
जरिया चाहे कोई भी हो, पर मेरे भाव सदा सच्चे हैं। और रहा प्रश्न इस लाल रंग का, तो भाभी, समाज में एक अकेली औरत का रहना बहुत मुश्किल है। आप भी तो एक औरत हैं, ये तो आप भी भली भांति जानती हैं कि अकेली औरत लोगों के लिए भोग करने का पात्र बन जाती है। सभी उसे चीरहरण की निगाहों से देखते हैं। ऐसे में ये लाल रंग मेरी सुरक्षा करता है। अभी में मेरे विवाहित होने का प्रमाण बन जाता है, जिस कारण मैं सुरक्षित रहती हूँ। मुझे गर्व है भाभी कि मैं एक शहीद की विधवा हूँ। अभी भी आपको मैं चरित्रहीन लगती हूँ तो आप शर्मा अंकल को कहते कहते उसकी आंखों से अविरल आंसू धारा बहने लगे और वो वहां से वापस जाने लगी कि तभी पीछे से आवाज सुनाई देता है, कहाँ जा रही हो अर्चना? इस आवाज से उसके कदम वहीं थम गए। पीछे मुड़कर देखा तो शर्मा अंकल का बैग थामे भाभी कहती है, अर्चना अकेले ही जाओगी या अपने शर्मा अंकल को भी अपने साथ लेकर जाओगी? ऐसा कहकर भाभी अर्चना को गले लगा लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दो अर्चना, मैंने तुम जैसी सत्य स्त्री पर शक किया है। तुम तो पूजनीय हो अर्चना, पति के नहीं होने पर भी तुमने अपना पतिव्रत धर्म नहीं छोड़ा और उनके कर्तव्य निष्ठा समर्पण भाव को बिना किसी आशा परिणाम के निभा रही है। धन्य है ये देश जहाँ तुम जैसी महान स्त्री रहती है। एक साथ इतनी सारी तारीफें सुनकर अर्चना कहती है, बस भाभी बस, मैं कोई महान नहीं बल्कि आप जैसी एक साधारण स्त्री जो अपने जीवन को सफल बनाने का एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ, अपनों को खुश रखने का। इतना कहकर दोनों मुस्कुराने लगती है। प्रिय दोस्तों, हमें कभी भी बिना किसी के बारे में जाने बगैर उसके व्यक्तित्व का सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें किसी के निजी जीवन के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसलिए हमें बोलने से पहले सोच लेना चाहिए।